ओके, सो लास्ट लेक्चर में आई हैड इंट्रोड्यूस्ड यू कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, बट क्या है ना, वो जहाँ जहाँ नाम आ रहा था उस चीज़ का वहाँ वहाँ मैंने मेंशन करा था। बट द थिंग इज, मैंने उसे पूरी तरीके से सम अप नहीं किया ताकि पूरी तरीके से एक थ्योरी एक साथ सम अप हो जाए, एक साथ तुम्हें समझ में आ जाए। तो अभी मैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को ढंग से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जस्ट सी दैट रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये चार शब्द है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे को ढंग से समझना पड़ेगा ये क्या है विद एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको काम आएगा, ठीक है। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेंट में मैंने बोला था वो चीज जिसने प्लाज्मिड लिया है, ठीक है, प्लाज्मिड लिया है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इन चारों के आगे मैं एक और टर्म भी लूंगी, नेचुरल इकोलाई, ठीक है, नेचुरल इकोलाई, ठीक है। तो नेचुरल इकोलाई क्या होता है, नेचुरल इकोलाई में कोई सी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है, कोई सी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी। और ट्रांसफॉर्मेंट जो है उसमें प्लाज्मिड आया होगा बट एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा, मतलब इन शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेंट में क्या होगा, दोनों एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की जीन होगी, ठीक है, बोथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, ठीक है। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एक तरीके से नेचुरल इकोलाई है, ठीक है। तो इसमें कोई सी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसने प्लाज्मिड को कभी लिया ही नहीं, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, नेचुरल। और उसमें क्या हुआ, उसने प्लाज्मिड ही नहीं लिया, एक्सप्रेस क्या करेगा, तो उसमें कोई सी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेंट की मैं बात करूँ तो प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड होगा पर एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा, ताकि दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रही होगी। अब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट की प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेंट जैसा होता है। इस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, बट मैं रिकॉम्बिनेंट बताती हूँ क्योंकि इस पर बहुत एम्फेसाइज किया होगा। इसका मतलब होता है कि प्लाज्मिड को एक्सप्रेस कर दिया, प्लाज्मिड को एक्सप्रेस कर दिया, इसका मतलब कोई एक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसमें शो होगा, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन शो होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी ओनली वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, ठीक है, कि क्या है ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इस नोट्स में आपको एक पार्ट नहीं दिख रहा होगा, बट मैं समरी में ये समझा दूंगी, बाकी एनसीईआरटी में भी ये है, ठीक है, समरी भी मैं एक करने वाली हूँ। बाकी अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम छोड़ा कहाँ था, हाँ, तो मुझे चालू करना था फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग पे, नहीं वो मैंने कर लिया था। हाँ, मुझे चालू करना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी पढ़ लिया था हमने, ट्यूमिफेशियंस और रेट्रोवायरस भी पढ़ लिया था। हाँ, कॉम्पिटेंट होस्ट में भी मैंने हाँ थोड़ा थोड़ा बताया था, बाकी यहाँ से चालू करना है, ठीक है। मैंने कॉम्पिटेंट का मतलब समझाया था, कॉम्पिटेंट क्या होता है, डिजर्विंग होस्ट, वर्दी होस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला था एक वर्दी होस्ट भी होना चाहिए जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, तो मतलब प्लाज्मिड लेके एक्सप्रेस करना चाहिए। अब मैंने डीएनए का वो बताया था, मैंने डीएनए को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, मैंने ये भी बताया था कि वो पोलर होता है। अब पोलर से तुम्हें पता होना चाहिए, इतना तुम सेल चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि पोलर चीजें हाइड्रोफिलिक होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं। अब नहीं पढ़ कर आए हो तो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाइड्रो मतलब होता है पानी, फिलिक मतलब होता है पानी से अट्रैक्ट होना, हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिक होता है उससे रिपेल होना, ठीक है। अब एक चीज है जो बचपन से पढ़ते आए होंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हाँ, तो केमिस्ट्री में तुमने देखा होगा कि H2O जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन से तुम स्ट्रक्चर निकालते हो, फिर तुम्हें पता पड़ता है कि और डाइपोल मोमेंट भी तुम पढ़ते हो, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। तो तुम्हें पता है वाटर इज पोलर, वाटर इज पोलर, जब डाइपोल मोमेंट से देखा जाता है तो वाटर इज पोलर, डीएनए इज ऑल्सो पोलर, है ना, मैंने बताया था क्यों। तो ऑब्वियसली पोलर चीज़ों में अट्रैक्ट होगी, दैट इज वाई डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। और जहाँ तक तुम्हें पता होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन की कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की,
जिसमें से होता है नॉन पोलर चीज़ों को ही एक्सेप्ट करती है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक चीज़ों को ही एक्सेप्ट करती है। मतलब डीएनए हाइड्रोफिलिक हो गया तो डीएनए को तो वो करेगी नहीं, वही सारा सारा रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक का है, ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक को करेगी नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर इट। तो लेट अस सी व्हाट दोज अरेंजमेंट्स आर। ओके, तो मैं रीड कर रही हूँ, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कांट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो बैक्टीरियल सेल्स नीड टू बी मेड कॉम्पिटेंट टू मेक द डीएनए, ठीक है। फर्स्ट, ट्रीटिंग विद डाइवेलेंट केटायन, ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा मिनरल एंड न्यूट्रिशन 11th में आता है कि ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम करके जो आयंस होते हैं ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, ठीक है, बूस्ट करते हैं। और कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 मतलब डाइवेलेंट व्हाट, केटायन, राइट, प्लस है ना, तो डाइवेलेंट केटायन लाइक कैल्शियम efficiency increases with which DNA enters bacteria through the cell wall pores, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहूँगी। एक तो मैंने तुम्हें बताया डाइवेलेंट केटायन जो कि कैल्शियम +2 है, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को बूस्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि अगैन बायोलॉजी और फिंगर टिप्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है थ्रू सेल वॉल पोर्स, ठीक है। अब इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, थ्रू सेल मेम्ब्रेन पोर्स कर सकते हैं, बट हमें ध्यान कहाँ देना है, सेल वॉल पोर्स, ओके। देन वी हैव इंक्यूबेटिंग ऑन आइस, हाँ इसे हीट शॉक कहते हैं, ठीक है। हीट शॉक का ऐसे कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बट द थिंग इज कि पहले बहुत ज़्यादा हीट दे दो, फिर बहुत ज़्यादा कूल कर दो, फिर बहुत ज़्यादा हीट दे दो, ठीक है, तो हीट शॉक हम दे रहे हैं, ठीक है। इससे आप तुम नॉर्मली ऐसे समझोगे कि यू नो व्हाट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ वैसे ताकि याद रहे। तुमने अगर 3rd डिग्री टॉर्चर देखा हो मूवीज़ में तो क्या होता है, ऐसे ही करते हैं ना, उनको बर्फ़ की सिल्लियों पे खड़ा कर देते हैं। या फिर किसी ने माय नेम इज़ खान देखी हो तो उसका रूम कैसा होता था, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी, तो दिस इज़ अ वे टू टॉर्चर इट, राइट। तो हम सेम कर रहे हैं, ठीक है, कि या तो तू ये ले ले वरना तू टॉर्चर हो। 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक खा, फिर आइस पे आ जा, फिर हीट शॉक खा, फिर आइस पे आ जा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ वे ऑफ टॉर्चर, ठीक है। तो ये बस ऐसे मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका है, राइट। इंक्यूबेटिंग ऑन आइस, प्लेसिंग इट ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, हीट शॉक, बैक ऑन आइस। थर्ड है माइक्रो इंजेक्शन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़कर आए होंगे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि माइक्रो इंजेक्शन उसका भी होता है, स्पर्म, उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, है ना। एग में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, वैसे ही माइक्रो इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट करना है डायरेक्टली, है ना, तो डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो तू नहीं ले रहा है, हम क्या करते हैं, कोई दवाई नहीं लेता है तो उसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो सेम चीज़ है, तू ले ले वरना हम इंजेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा इसको याद करने का तरीका है, आई मीन इट्स नॉर्मल, बायोलिस्टिक इज नॉट रियलिस्टिक। क्या बोला मैंने, बायोलिस्टिक इज नॉट रियलिस्टिक, ठीक है। तो बायोलिस्टिक क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि इसमें जो मेटल यूज होते हैं ना वो महंगे हैं। देखो इसके मेटल जैसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये है AU मतलब होता है गोल्ड, W मतलब होता है टंगस्टन, तो गोल्ड और टंगस्टन यूज करते हैं हम। अब कौन गोल्ड पार्टिकल्स को, और तुम सुनो ये तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बम्बार्ड कराते हैं। बम्बार्ड कराना पता है ना, मतलब ऐसे फेंकते जाते हैं, राइट, उसे कहते हैं बम्बार्ड कराना। तो बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद DNA, तो DNA को गोल्ड और टंगस्टन से कोट कर देते हैं और उसे बम्बार्ड कराते हैं। तो सुनने में ये कितना नॉन रियलिस्टिक लग रहा है ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ बायोलिस्टिक इज नॉट रियलिस्टिक, ठीक है। बट यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे करना है, गोल्ड और टंगस्टन पे, इस पे क्वेश्चन आता रहता है। और इसे जीन गन भी कहते हैं क्योंकि बम्बार्ड कराना मतलब गन जैसा ना, बुलेट्स जैसा। देन वी हैव डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस और रेट्रोवायरस। तो मैंने क्या किया था, दोनों को डिसआर्म कर दिया था क्योंकि दोनों ट्यूमर और कैंसर कराना चाह रहे थे। उस कैंसर और ट्यूमर वाले जीन को हटा के मैंने अपना बेनिफिशियल जीन कर दिया था। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था ना, किसी सूटकेस में बॉम्ब है, तुमने पैसे कर दिए, राइट, तो वो तो न चाहते हुए भला हो गया। तो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स अलाउड टू इन्फेक्ट सेल्स, ट्रांसफर DNA टू होस्ट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि अगर मुझे कुछ काम करना है फाइनली तो उसके प्रोसेसेस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, तो मैं इसे अभी चालू नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक साथ ही कर सकती हूँ, ठीक है, ताकि ढंग से समझ में आए। फॉर नाउ
मैं ये पांचों में से एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, मैंने सबके एग्जाम्पल्स भी दिए थे, ठीक है। बट अगर मैं फिर एक बार थोड़ा सा रीकैप करा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो थोड़ा सा रीकैप कर लो रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली चीज़ का, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आया है वो समझ जाएगा, और जिसको आ गया है वो रिवाइज कर लेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेंट में मैंने बताया था कि प्लाज्मिड ले लिया है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट तुम्हें याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेंट है दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मैंने बता दिया था एक तरीके से नेचुरल है, जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। और रिकॉम्बिनेंट पक्का एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को रखेगा, या तो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये तीन बेसिक फीचर हैं जो आपको याद रखने ही रखने।